नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल फोकस हेयर में। तो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज जो वर्तमान कंडीशन है उस कंडीशन में कोरोना काल चल रहा है। और इस कोरोना काल की वजह से हमारी जो परीक्षाएं थी एमपी टेट या सी टेट की, वो सभी क्या हो गई, निरस्त हो गई हैं। अब निरस्त हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई परीक्षा कभी होगी नहीं, मतलब कि परीक्षा ज़रूर होना है। और जिस टाइम पर भी जब परीक्षा आ जाएगी तो कहीं ना कहीं जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो बिल्कुल हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं कि भाई परीक्षा आई हम तभी पढ़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल ना आप सोचें। क्योंकि हमें शुरुआत से ही पहले से तैयारी करना पड़ेगी पूरी। इसलिए आप ये सोच लें कि परीक्षा सितंबर में ही हो रही है, या सितंबर में नहीं हुई तो मान लीजिए अक्टूबर में, अक्टूबर में नहीं हुई तो नवंबर या दिसंबर में तो होगी ही होगी। इसलिए हमें हमारी पढ़ाई को जारी रखना है। तो इसी को देखते हुए अब हम पर्यावरण की क्लासेस चालू कर रहे हैं, और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे पर्यावरण की शुरुआत है, यानी पर्यावरण का परिचय है और कुछ छोटी मोटी बातें उसमें जुड़ी हुई हैं। तो आप बिल्कुल यहाँ पे लास्ट तक हमारे साथ बने रहें, और पूरी तैयारी हम एमपी टेट और सी टेट के लिए जो भी आवश्यक है, जो भी पूछा जा सकता है, वो हम पूरा यहाँ पे कंटेंट लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो आज चलिए हम देख लेते हैं कि शुरुआत हमें क्या करना है। सबसे पहले पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा को देख लेते हैं। तो देखिए, पर्यावरण का अर्थ, तो पर्यावरण के विषय में तो वैसे हम थर्ड क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं और लगभग सभी हम जानते हैं कि पर्यावरण क्या होता है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि पर्यावरण जो है वो क्या है। कि पर्यावरण एक तो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसको हम परि और आवरण कहते हैं। अब परि का अर्थ क्या होता है? परि का अर्थ होता है चारों तरफ, और जो आवरण होता है उसका अर्थ होता है घेरा। यानी कि चारों ओर से घेरा हुआ जो आवरण है, जो हमें चारों ओर से घेरा हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अब चारों तरफ क्या क्या आपको दिखाई देता है? एक तो सजीव और निर्जीव दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ जो सजीव हैं और कुछ ऐसे पदार्थ जो निर्जीव हैं। हवा, पानी, झील, तालाब, मिट्टी, जल। इसके अलावा जो भी आप प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभावित कर रहे हैं, वो सभी क्या है? पर्यावरण के ही घटक के रूप में कहे जाते हैं। यानी पर्यावरण क्या है? हमारी चारों तरफ जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, जिनसे हम प्रभावित होते हैं, वो क्या है? पर्यावरण होता है। तो ये तो एक सिंपल सा कारण था। ठीक है, पर्यावरण क्या है, मतलब ये उसकी परिभाषा हो गई। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि पर्यावरण में और आगे हमें क्या देखना है। तो देखिए, पर्यावरण का और आगे हम देखें तो पर्यावरण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम जानते हैं पर्यावरण को अंग्रेजी में कहते हैं एनवायरमेंट। यानी पर्यावरण को एनवायरमेंट कहते हैं। और इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? फ्रेंच भाषा के, यानी फ्रेंच शब्द है एक, एनवायरो एनवायरोनेर, यानी एनवायरोनेर से क्या हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है। और इसका भी अर्थ क्या होता है? पड़ोस होता है। यानी इन्वायरोनेर का अर्थ था पड़ोस, और ये फ्रेंच शब्द है। और इसी को हमने क्या कहा है? इसी से क्या बनाया हमने? इन्वायरमेंट बनाया है ना। और अगर देखें तो हम पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। पर्यावरण को हम क्या कह सकते हैं? आस पड़ोस भी कह सकते हैं। कभी कभी ऐसा ही पूछ लिया जाता है आस पड़ोस किसे कहते हैं, तो आप क्या कर देंगे? पर्यावरण को कहते हैं। इसके अलावा दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले लोग, स्थान या वस्तुएं और प्रकृति पर्यावरण कहलाते हैं। तो आपको जो लोग दिखाई दे रहे हैं, कोई भी स्थान हो, वस्तुएं हो, पूरी प्रकृति एक तरह से क्या है? पूरा पर्यावरण है हमारा, जिनसे हम प्रभावित हो रहे हैं। और जो हमारी जो दैनिक के जो गतिविधियां हैं वो हम इसी पर्यावरण के अंदर यानी प्रकृति में कर रहे हैं। तो ये तो एक सिंपल सी बात हो गई, जो कि हम पहले से भी जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आप अभी देख लीजिए। चलिए इसके बाद देखते हैं। अब देखिए आगे क्या है। तो आगे है कि भाई पर्यावरण के जो घटक हैं वो क्या क्या है, मतलब पर्यावरण में अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है एमपीटेट और सीटेट में। तो देखिए, पर्यावरण के घटक क्या है? एक तो आप ये ध्यान रखेंगे, पर्यावरण के जो घटक हैं वो मुख्य रूप से कितने हैं? दो घटक हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। दो घटक है ना, किसके? पर्यावरण के। अब दो घटक हैं तो कौन कौन से हैं? एक तो प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित। प्राकृतिक क्या होता है? आप सभी जानते होंगे। प्राकृतिक होता है जो ऑटोमेटिक, यानी अपने आप प्रकृति द्वारा, या जो हमें दिखाई दे रहा है, जो ऑटोमेटिक बनी हुई चीजें, जो प्रकृति है हमारी, वो सभी क्या है? प्राकृतिक है। यानी सूर्य का प्रकाश हुआ, पानी हुआ, हवा हुई, तो ये सभी क्या प्राकृतिक हैं सभी। ठीक है ना, पेड़ पौधे हुए, ये सब प्राकृतिक चीजें हैं। इसके बाद मानव निर्मित, जैसे कि बिल्डिंग इमारतें, पुल वगैरह जो आपने बनाया, वो सभी क्या होते हैं? मानव निर्मित होते हैं। तो अब थोड़ा सा हम इनको वितरण करके देख लेते हैं इसका अच्छे से। ठीक है ना, तो देखिए पर्यावरण जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। ठीक है, तो एक तो प्राकृतिक में बटा हुआ है और एक मानव निर्मित में बटा हुआ है। तो प्राकृतिक में भी दो तरह से बांट रखा है, एक तो जैविक या फिर जीवीय, हम इनको कह देते हैं जीवित या फिर जैविक बोल देते हैं। इसके बाद एक बांटा हुआ है अजैविकीय, अजीवीय और अजैविक, या फिर इसको हम भौतिक भी कह सकते हैं। यानी भौतिक पर्यावरण भी ये प्राकृतिक में ही आ जाएगा, और जैविक पर्यावरण भी प्राकृतिक में आ जाएगा। अब जैविक पर्यावरण कैसा? कि भाई जो जीवित वस्तुएं आपको दिखाई देंगी, जीवित जो चीजें होंगी, वो सभी क्या है? सजीव प्राणी। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं सजीव प्राणी जो होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे? जैविक घटक कहलाएंगे। यानी कि प्राकृतिक के कौन से घटक कहलाएंगे? जैविक। ठीक है, इसके बाद जब हम अजैविक की बात करेंगे, यानी भौतिक वस्तुओं की बात करेंगे, तो इसमें आ जाएंगे निर्जीव वस्तुएं सारी।
तो इसमें क्या आ जाएंगी, सारी निर्जीव वस्तुएं आ जाएंगी, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्थल हुआ कोई भी जगह हुई, जल हुआ, वायु हुई, प्रकाश हुआ, और साथ में मृदा। ठीक है, तो मृदा या ताप। तो अब आप यहाँ पे ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाता है किस तरह का। वो चार ऑप्शन देते हैं और चार ऑप्शन में कहेंगे कि निम्न में से कौन सा एक निर्जीव है यहाँ पर। तो ऑप्शन में वो आपको जैसे जीव, जंतु, पादप, और इस तरह से एक यहाँ से दे देंगे, जैसे जल दे दिया मान लीजिए। तो अब जल पे भी कई लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, जल सजीव है कि निर्जीव है। तो आप ध्यान रखेंगे भाई, जगह हुई यानी कि स्थल हुआ, जल हुआ, वायु हुई, प्रकाश हुआ, मृदा हुई, ताप हुई। तो ये सभी जो हैं क्या है, निर्जीव हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अब मानव निर्मित की बात करें, तो मानव निर्मित में क्या आ जाता है, जो मानव ने स्वयं बनाया, अपने हाथ से बनाया है, ऐसे संसाधन जो उसने स्वयं निर्माण किए, जैसे इमारतें हुई बड़ी बड़ी, उद्योग हुए, सड़क हुई, पुल हुए, पार्क हुए, अपनी संस्कृति संस्कृति मानव ने स्वयं बनाई है। कोई पगड़ी पहनता है, कोई धोती पहनता है, तमिलनाडु में जाओगे तो आपको लुंगी चलती है, वहाँ पर आप सभी जानते होंगे। तो इस तरह सभी ने अपनी अपनी संस्कृति भी बनाई है। तो प्राकृतिक और मानव निर्मित दो घटक होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं, तो आगे क्या है। तो देखिए, अब आगे अगर हम देखें, तो आगे इसमें है हमारे पास कि जो पर्यावरण के क्षेत्र हैं, तो पर्यावरण के क्षेत्र क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। तो पर्यावरण के मुख्य रूप से कितने क्षेत्रों में बांट रखा है, इसको हमने चार क्षेत्रों में बांटा है पर्यावरण को। मतलब कहाँ कहाँ पे आपको पर्यावरण दिखाई देगा, मतलब कहाँ कहाँ पे बटा हुआ है। एक तो देखिए स्थल मंडल। स्थल मंडल मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, जमीन, जमीन को क्या कहेंगे, स्थल मंडल। इसके बाद एक होता है अपना जलमंडल। मतलब जलमंडल कैसा कि अब जल में भी कोई ना कोई जीव जंतु जो है अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, तो वो अपना जलमंडल हो जाएगा। वायुमंडल, वायु में रहने वाले सभी जीव जंतु। और जीव मंडल भी होता है, जैव मंडल, यहाँ पे पूरी प्रकृति में जो जीव जंतु रहते हैं, मतलब सभी पे जीव हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, ये क्या हो गया, पूरा पर्यावरण के क्षेत्र हो गए हैं। अब इसका थोड़ा और आगे जाएं, तो आगे देख लेते हैं। अब स्थल मंडल के बारे में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। तो स्थल मंडल क्या है, तो स्थल मंडल में क्या है, देखिए पृथ्वी के ठोस ऊपरी परत या परपटी को हम स्थल मंडल कहते हैं, यानी ऊपरी जमीन को स्थल मंडल कहेंगे। अब पृथ्वी का लगभग ये एक तिहाई भाग है, यानी कि 29% भाग पर क्या है, स्थल है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन बन जाता है कि पृथ्वी का कुल कितना परसेंट या कितना भाग स्थल मंडल है। तो आप क्या कहेंगे, एक तिहाई भाग तो क्या है, स्थल मंडल, या फिर उसी को हम 29% जगह भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये स्थल मंडल हो गया। अब इसके बाद ये मंडल जो है सेलों तथा खनिजों से निर्मित है, यानी कि स्थल मंडल पे आपको बड़ी बड़ी चट्टानें, सेल मतलब क्या होता है, चट्टान, पर्वत, पठार, इस तरह की चीजें आपको दिखाई देंगी। और खनिज पदार्थ भी हम जानते हैं, खनिज पदार्थ भी जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, तो ये भी आपको यहीं पे मिलेगा। इसके बाद और अगर देखें, तो ये मंडल मृदा की पतली परत से ढका होता है, मिट्टी की पतली सी परत से ये ढका होता है, ये हम सभी जानते हैं। इस मंडल पे पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आदि पाए जाते हैं, तो ये हम सभी लोग जानते हैं। तो इसके बाद देखिए आगे और देखें, तो स्थल मंडल का क्या है, महत्व। अब स्थल मंडल का महत्व क्या है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है, स्थल मंडल का इनमें से निम्न में से क्या महत्व है। तो अब महत्व क्या है, देखिए ये मंडल खनिजों का प्रमुख स्रोत है। मतलब कि खनिजों का प्रमुख स्रोत, मतलब कि आपको जो खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं वो सभी स्थल मंडल से ही प्राप्त हो रहे हैं। खनिज पदार्थ जैसे कि पेट्रोल, डीजल, या खनिज पदार्थ अयस्क के कोई भी है ना, या कोई कोई भी धातु हुई, तो ये सभी कहाँ से पदार्थ हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, स्थल से प्राप्त हो रहे हैं। इसके बाद ये मंडल हमें वन, कृषि, रहने के लिए जगह भी प्रदान करता है। साथ में ये मंडल पशुओं को चरने के लिए घास स्थल भी हमें प्रदान करता है। तो ये सब इसके कुछ लाभ थे। इसके बाद चलिए और आगे देख लेते हैं। तो आगे जब हम इसको देखेंगे, तो आगे देखिए, अब आपको आगे दिखाई दे रहा है कि जलमंडल क्या होता है, यानी जलमंडल में क्या क्या आपको दिखाई देगा, वो देख लेते हैं। तो देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के क्षेत्र को हम क्या कह देते हैं, जलमंडल। यानी पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी जल पाया जा रहा है वो क्या है, उसका जलमंडल हो गया। अब पृथ्वी का लगभग दो तिहाई यानी 71% भाग क्या है, जल से ढका हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान रखने वाली है कि पृथ्वी का लगभग कितना भाग, दो तिहाई भाग जलमंडल है, यानी कि पृथ्वी पर 71% पानी पाया जाता है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब अगर बात करें जलमंडल में क्या क्या आ जाता है, तो एक तो महासागर हुआ, इसके बाद झीलें हुई, नदियां हुई, और अन्य जलाशय कोई भी है ना, कुआं हुआ, कहीं भी आप कह सकते हैं जलमंडल वहां पर है, ठीक है। तो जलमंडल का निर्माण इन सभी चीजों से मिलकर हो जाता है। इसके बाद जल विभिन्न दशाओं जैसे बर्फ, वाष्प एवं भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है, यानी बर्फ के रूप में भी पाया जाएगा, ठीक है। क्या पाया जाएगा, जल, बर्फ के रूप में, वाष्प के रूप में, और भूमिगत जल मतलब भूमि के अंदर जो पाया जाता है वो भी क्या है, जल का ही, जलमंडल का ही रूप है, ठीक है ना। इसके बाद जलमंडल का जो महत्व है, अब महत्व तो हम सभी जानते हैं, जल कितना आवश्यक है सभी जीवों के लिए।
जल ही जीवन है, हम जानते हैं बिना जल के तो हमारा जीवन ही सफल नहीं है, ठीक है ना। जल से ही बादलों का निर्माण होता है एवं वर्षा होती है। जल से ही बादल बनते हैं और बादल बनते हैं तो वर्षा भी होती है। तो ये हम सभी जानते हैं, इसमें कोई भी ज़्यादा कोई ऐसी बात नहीं है याद रखने वाली। चलिए इसके बाद देख लेते हैं वायुमंडल। तो वायुमंडल काफ़ी अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इसको हम और भी आगे विस्तृत यानी वर्णन करके विवरण करके अच्छे से पढ़ेंगे आगे। अभी हम केवल परिचय देख रहे हैं सभी का। तो वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। तो चारों तरफ पृथ्वी पे जो भी वायु आपको दिखाई दे रही है वो सभी क्या है? वायुमंडल ही है। यानी ऊपर लगभग 500-600 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या है? वायुमंडल ही है पूरा। वो भी अलग अलग परतों में बटा हुआ है। क्षोभ मंडल, इसके बाद समताप मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल आता है, फिर समताप मंडल, इसके बाद फिर आयन मंडल। आयन मंडल तो बाद में आएगा, पहले ओजोन मंडल आएगा, फिर आयन मंडल, फिर वाहन मंडल। इस तरह से पूरे अलग अलग परतों में बांटा हुआ है वायुमंडल को। अब वायुमंडल कई प्रकार की गैसों जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का मिश्रण है। अब आप देखिए यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है क्या, कि वायुमंडल में कितने परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे लगभग, आप लगभग में याद रखेंगे 78%। लगभग 78% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो लगभग 21% क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन, ठीक है। वैसे प्रतिशत में है इनका, लेकिन लगभग में आप ध्यान रखेंगे 21% ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड का भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03%। ये आप ध्यान रखेंगे 0.03%, ठीक है ना। ये क्या पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड पूरे वायुमंडल में पाई जाती है। और इसके अलावा कभी कभी आर्गन का भी पूछ लेते हैं कि आर्गन कितना परसेंट पाई जाती है वायुमंडल में। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। तो वायुमंडल में जो आर्गन गैस है वो लगभग 0.93% पाई जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा, 0.93%, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम कि इस मंडल में धूल के कण एवं जल वाष्प भी पाया जाता है। तो ये तो हम सभी जानते हैं वायुमंडल में धूल भी मिलेगी हमें, ठीक है। जल वाष्प यानी कि जो आर्द्रता पाई जाती है, नमी पाई जाती है वायुमंडल में, वो भी सब देखने को मिलता है। इसके बाद वायुमंडल का महत्व। तो वायुमंडल का प्रमुख महत्व तो यही है कि क्या, ये सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। भाई जो सूर्य की जो डायरेक्ट जो किरणें आती हैं, सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा तेज होता है और एकदम अगर वो पृथ्वी पर आ जाए तो पृथ्वी पर सब कुछ जल के राख हो जाएगा। इसलिए वायुमंडल होने से क्या है, वहाँ की जो आने वाली हानिकारक पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उनको वायुमंडल रोक लेता है। अब वायुमंडल कैसे रोक लेता है? क्योंकि उसके अंदर होती है ओजोन परत। ओजोन परत के होने के कारण ही क्या होता है, ये हमें पराबैंगनी किरणों से बचाता है सूर्य के प्रकाश की। तो इसलिए एक तो ये इसका महत्व हो गया। अब ये मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन लाता है। अब मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन कौन लेकर आता है? वायुमंडल, ठीक है। तो वायुमंडल की वजह से मौसम है हमारे, जो हम अलग अलग प्रकार के मौसम जो देखते हैं। और जलवायु कैसे कि भाई किसी क्षेत्र की जलवायु नमी युक्त होती है, उष्ण कटिबंधीय है या कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय, तो ये सभी क्या होते हैं? वायुमंडल के कारण ही दिखाई देते हैं। इसके बाद ये रेडियो संचार में मदद करता है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है भाई, क्वेश्चन बन जाता है, रेडियो संचार में मदद कौन सा मंडल करता है, यानी किस परत में रेडियो मंडल का विस्तार होता है, रेडियो संचार। तो ये सब आयन मंडल में होता है, ये ध्यान रखेंगे। अब आयन मंडल यानी कि ये भी वायुमंडल का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मदद करता है। इसके बाद और जैसे चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे है, चलिए इसके बाद देखिए अब जैव मंडल का महत्व और देख लेते हैं। तो देखिए जैव मंडल क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो जैव मंडल क्या है? अब पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि जो पृथ्वी है और उसका ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जमीन भी है, पानी भी है और वायु भी है, और वहाँ पे क्या होता है, कोई ना कोई बस रहा है, यानी कोई ना कोई आवास, यानी कोई ना कोई जीवित व्यक्ति या प्राणी वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करेगा, मतलब वहाँ पर जी रहा है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। अब जंतु एवं पादप मिलकर इस मंडल का निर्माण करते हैं। अब ये देख लीजिए यहाँ पे और भी क्लियर कर दिया है, जंतु और पादप मिलकर, यानी पेड़ पौधे होंगे तो जंतु होगा, तो ये दोनों मिलकर ही क्या करते हैं? जैव मंडल का निर्माण करते हैं। अब जैव मंडल का महत्व देख लें। तो जीवन के अनुकूल, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। मतलब जैव यानी जीवित पदार्थ तभी हैं, या जैव तभी है, जीव तभी हैं जब वायुमंडल है। मतलब वायुमंडल यानी होने के कारण ही जैव मंडल क्या करता है? हमें जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों का मतलब एक तरह से समायोजित कंडीशन हमें देता है, जिसमें व्यक्ति आसानी से अपने आप को एडजस्टमेंट करके रह पाता है। तो ये सभी आज का हमारा पार्ट था। आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद इसका अगला जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए और अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरी तरीके से आप यहाँ पर तैयारी करने वाले हैं सीटेट और एमपीटेट की। और भी कंटेंट आपको मिलेगा। आज केवल एक परिचय था।
और आगे का कंटेंट आपको अगली वीडियो में मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।